तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 38 है और आज की क्लास में हम लोग जनजातियों वाला जो टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में अगर हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग 8 जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर हम लोग देखें कि ये 8 जनजाति कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम लोग संथाल जनजाति के बारे में पढ़ें। संथाल जनजाति के बाद जो है वो हम लोग उराव जनजाति के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में पढ़े। नेक्स्ट हम लोग हो जनजाति के बारे में पढ़े थे। उसके बाद खरवार जनजाति के बारे में पढ़े। उसके बाद खड़िया जनजाति के बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी जो पढ़े थे, जानकारी लिए। उसके बाद लोहरा जनजाति के बारे में पढ़े थे और 8वां नंबर में आपका भूमि जनजाति के बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग ये जो है मतलब जनजातियों का अगर हम लोग संख्या देखें, क्रम संख्या, तो 9 नंबर का हो जाएगा। और आज की क्लास में हम लोग महली जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद करमाली जनजाति के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट आपका बैगा जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो महली जनजाति, फिर आपका करमाली जनजाति और फिर करमाली को ही कुरमाली जनजाति भी बोला जा रहा है, ठीक है ना। और महली, कुरमाली, उसके बाद फिर हम लोग बैगा जो जनजाति है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आज का सेशन को यहीं पे हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले महली जनजाति के बारे में देखते हैं। आज का क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि महली जनजाति इस कला में निपुण है। मतलब कि ऑप्शन दिया हुआ है कि किसमें से ये निपुण है, बांस कला, शिल्प कला, चित्रकला या फिर नृत्य कला, इसकी बात की जा रही है। सबसे पहले अगर मैं बता दूं आपको, तो हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जितने भी जनजातियों का निवास है यहाँ पे, उनका संबंध अधिकांश जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड परिवार से है, ठीक है ना। इसके अलावा इस जनजाति के लोग यानी कि महली जनजाति के जो लोग हैं वो मुंडा और संथाल जनजाति के गाँव में उन्हीं के साथ ये रहते हैं। और इनका अगर हम लोग इस जनजाति का, महली जनजाति का अगर देखें संकेंद्रण झारखंड में, तो वो रांची में सबसे अधिक रहते हैं, सिंहभूम में, गुमला में, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और संथाल परगना में ये रहते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये जो महली जनजाति है ये शिल्प कला में निपुण होते हैं। तो ये किस काम में निपुण होते हैं, तो ये जो है आपका शिल्प कला यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस काम में ये निपुण होते हैं, शिल्प कला में ये निपुण होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि महली जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है कहाँ पे। तो अभी आपको बताया गया था कि ये रांची, सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, संथाल परगना, धनबाद सभी में पाया जाता है। इस तरह देखिएगा, इस तरह से देखिएगा तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी कि दिए गए जो जितने भी ऑप्शन हैं सभी ऑप्शन में ये आपका महली जनजाति लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि महली जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन जो है वो सही है, इसके बारे में बतलाना है आपको। सबसे पहले ऑप्शन है कि महली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि महली जनजाति का जो नातेदारी का जो व्यवस्था है वो हिंदू समाज के समान है। यानी कि जो जैसे कि पिताजी की जो बहन है वो फुआ लगेगी, पिताजी की जो पिताजी हैं वो दादाजी लगेंगे। ये आपका नातेदारी का व्यवस्था है, ये यहाँ पे हिंदू समाज के जैसा ही देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। फिर देखिए बी, महली जनजाति व्यवस्था जो है वो प्रतिसत्तात्मक है, बिल्कुल सही बात है। ये अधिकांश जो है वो आपका प्रतिसत्तात्मक ही होता है। और महली जनजाति में जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो संपत्ति है उसके पुत्रों में बराबर बराबर भागों में बांट दिया जाता है और इसमें पुत्री का कोई भी जो है वो हिस्सा यानी कि उसका पार्टिसिपेट नहीं होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो इसका अगर ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उपरोक्त दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महली जनजाति में टोटल जो है वो आपके 16 गोत्र पाए जाते हैं। अगर हम गोत्र का नाम ले ले कुछ तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अपने डेली मतलब इधर उधर कहीं ना कहीं सुनते होंगे। गोत्र की बात करें तो आपका है किरकेटा, टोवर, चार धंगिया, तिरकी, ढिलकी, मुरुमल, मर्री, फिर आपका कट्ठर, गाछ, ये सभी इसके गोत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और आगे देखते हैं। गोत्र याद मत कीजिएगा, कोई भी फायदा नहीं है, याद भी कर लीजिएगा भूल जाइएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रिजले ने महली जनजाति को कुल कितने उपसमूहों में विभाजित किया है। तो रिजले जो है वो महली जनजाति को टोटल
5 उप समूहों में विभाजित किया है। अगर हम ये 5 उप समूह बता दें तो कौन कौन है। पहला है आपका बांस फोड़ महली, यानी कि बांस से टोकरी बनाने वाली जो जनजाति है उसको हम लोग बांस फोड़ महली कहते हैं। और ये टूरी जनजाति के लोग भी टोकरी बनाने का काम करती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। टूरी जनजाति के लोग भी बांस से टोकरी बनाने का काम करती है, और आपका महली जनजाति के लोग भी बांस से टोकरी बनाने का काम करती है। इसके अलावा दूसरा है पातर महली, जो कि खेती कार्य करने वाले तथा तमाड़ क्षेत्र में इनका संकेंद्रण पाया जाता है। और तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा को तमाड़िया या फिर पातर मुंडा भी कहा जाता है। तीसरा है तांती महली, जो कि पालकी ढोने वाले काम करते हैं। और चौथा है सुलंकी या फिर सुलुख महली, जो कि मजदूरी और खेती काम करते हैं। और पांचवा है महली मुंडा, जो कि मजदूरी और ये भी खेती का ही काम करते हैं। ठीक है, तो रिजले के अनुसार महली जो जनजाति है इसको टोटल 5 उप समूहों में विभाजित किया गया है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में विचार करना है। निम्नलिखित में जो ऑप्शन है उसके ऊपर बांस पहाड़ी, पातर महली, तांती महली, सुलंकी महली और महली मुंडा, ये 5 गो ऑप्शन है। बताया जा रहा है कि रिजले के अनुसार उपरोक्त में से कौन महली जनजाति की उपजाति है। तो ये पाँचों हैं, ठीक है ना, पाँचों है। फिर देखना यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया कि पातर महली का काम क्या है। तो पातर महली का काम है खेती काम करना, खेती का कार्य करना, मतलब कृषि। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। पातर महली का काम क्या है, तो जो है आपका पातर महली का काम कृषि वाला ही है। ठीक ना भाई, इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पातर महली का संकेंद्रण कहाँ पे है। तो पातर महली जो है वो मुख्यतः तमाड़ वाले क्षेत्र में रहते हैं। और तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले जो मुंडा लोग हैं इनको तमाड़िया या फिर पातर मुंडा भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो पातर महली का जो संकेंद्रण है वो आपका तमाड़ क्षेत्र में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, बांस फोड़ महली का मुख्य पैसा क्या है। तो अभी आपको बताया गया था ये बांस का सामान बनाते हैं, यानी कि बांस से टोकरी बनाते हैं। और बांस से टोकरी बनाने का काम टूरी जनजाति भी करता है। ठीक है, तो ये बांस का सामान बनाते हैं, टोकरी वगैरह, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, सोलंकी महली का मुख्य पेशा क्या है। तो अगर हम लोग सोलंकी महली का मुख्य पेशा देखें तो ये मजदूरी और खेती का काम करते हैं। मजदूरी और खेती का काम ये करते हैं। ठीक है ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, तांती महली का मुख्य पेशा क्या है। तो तांती महली का मुख्य पेशा जो है वो पालकी ढोना इनका काम है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, महली मुंडा का मुख्य या फिर प्रमुख पेशा क्या है। वो मजदूरी और खेती करना। तो ऑप्शन नंबर 1 कृषि और मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, महली जो जनजाति है इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है। तो अभी आपको बताया गया था इसकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो आपका पितृसत्तात्मक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 14 देख लीजिए, महली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कौन सा कथन है वो बतलाना है। इनका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है। तो ये बिल्कुल सही बात, इनका जो विवाह है वो आपका टोटमवादी वंशों में होता है। ये ऑप्शन पहला सही है। दूसरा ऑप्शन है महली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। ठीक है ना, तो क्या महली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। तो हाँ, ये जो है वो बाल विवाह यहाँ पे भी प्रचलित है। ठीक है, तो इसमें बताया जाता है कि महली जनजाति में विवाह के लिए लड़का पक्ष के द्वारा जो है वो प्रस्ताव भेजा जाता है, जिसमें रेबर यानी कि वर्तुहार का सहयोग लिया जाता है। और इस जनजाति में आयोजित विवाह जो है वो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। और इसके अतिरिक्त गोलट विवाह, सेवा विवाह, अपहरण विवाह, राजी खुशी विवाह आदि भी इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा देखें तो महली जनजाति में बाल विवाह भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और महली जनजाति में वधु मूल्य को पौन टका कहा जाता है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, तो उपरोक्त दोनों जो है वो आपका सही है। ठीक है, उपरोक्त दोनों जो है वो आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग,
कि महली जनजाति को इनमें से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। तो वो आपका भी बताया गया था, शिल्पकार किस श्रेणी में इसको जो है वो वर्गीकृत किया जाता है, सरल कारीगर या फिर शिल्प कारीगर या शिल्पकार। और महली जनजाति की अगर हम लोग देखें तो ये शिल्पी जनजाति है जो कि बांस कला में पारंगत होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन महली जनजाति के प्रमुख देवी या फिर देवता है। तो अगर हम लोग प्रमुख देवी देवता की बात करें तो इन लोग का है सूर्जी देवी, यही इन लोग का प्रमुख देवता है, सूर्जी देवी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी महली जनजाति के देवी और देवता है। तो सबसे प्रमुख अगर देवी देवता की बात करें इसमें तो आपका है मुख्य देवी सूर्जी देवी है, जिनकी पूजा प्रत्येक 12वें वर्ष में वैशाख महीने में किया जाता है। मतलब हर एक 12 साल में इसका पूजा होता है वैशाख महीने में। और इसके अवसर पे जो जाहिर थान है वहाँ पे बकरा, मुर्गा और कबूतर की बलि दी जाती है। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा इसको भी। ठीक है। और बड़ पहाड़ी तथा मनसा देवी भादो माह में पूजा जाता है, इनके अन्य देवता है। तो मनसा देवी और जो बड़ पहाड़ी है इनके अन्य देवता है जो कि भादो महीने में ही पूजा जाते हैं इनको भी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, महली जनजाति में पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महली जनजाति में जो पुरखों की पूजा होती है उसको गोड़म साकी यानी कि बूढ़ा बूढ़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो गोड़म साकी बूढ़ा बूढ़ी पर्व है, ये आपका पूर्वजों का जो है वो पुरखों की पूजा को कहा जाता है गोड़म साकी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधू मूल्यों को किस नाम से जाना जाता है। तो विवाह के समय वधू मूल्य जो दिया जाता है लड़के के द्वारा, लड़के पक्ष के द्वारा, उसको पौन टका कहते हैं। क्या, तो पौन टका। और ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, महली जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है। तो महली जनजाति में जो आपका जातीय पंचायत है उस जातीय पंचायत को परगनेत के नाम से जाना जाता है। क्या, तो परगनेत। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, सिल्ली क्षेत्र में महली जनजाति द्वारा इनमें से कौन सी विशेष पूजा की जाती है। तो जो आपका ये मतलब कि सिल्ली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे एक पूजा किया जाता है, उस पूजा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सिल्ली क्षेत्र में इस जनजाति के द्वारा किए जाने वाली जो विशेष पूजा है उसको उल्लूर पूजा कहा जाता है। क्या, तो आपका उल्लूर पूजा कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक पॉइंट और भी याद रख लीजिएगा कि शवों को जिस स्थान पे दफनाया जाता है उसको शासन कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। और महली जनजाति में कोई भी व्यवस्थित शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। जैसे कि मुंडा में आपका शासन व्यवस्था मिलता है, आपका खड़िया जनजाति में शासन व्यवस्था मिलता है, वैसे इसमें नहीं मिलता है। ठीक है ना। परंतु आपसी जो विवाद होता है उसको निपटारे के लिए गांव स्तर पर पंचायत का गठन किया जाता है जिसे जातीय परगनेत कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको याद रखना है। इस जनजाति में यानी कि महली जनजाति में जातीय मामलों के निपटारे हेतु 12 गांवों की सभा का गठन किया जाता है जिसको पर्चा कहा जाता है। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि पर्चा क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए। ये 12 गांवों का सभा होता है जातीय पंचायत में, अगर किसी भी मामला आया है, कोई भी मामला, उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो ये जो है वो आपका महली जनजाति से संबंधित जितना भी MCQ था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और महली जनजाति के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप जो जो इसमें पूछा गया है उसी को आप पढ़ लीजिएगा, तो आपका कहीं ना कहीं जो वो क्वेश्चन जो है वो बनने लायक होगा, वो बन जाएगा इसी से। इससे ज़्यादा डेप्थ में जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक फिर आप परेशान होते रहिएगा। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग जो है वो नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, वो है आपका करमाली या फिर कुरमाली जनजाति के बारे में नेक्स्ट। ठीक है ना। तो वो भी ज़्यादा नहीं है। तो आपका जो महली जनजाति है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट कुरमाली या फिर करमाली जनजाति के बारे में देखते हैं।
ठीक है ना, ये भी बहुत छोटा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं करमाली या फिर इसी को ही कुरमाली जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में तो पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रजातीय दृष्टि से करमाली या फिर कुरमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है। तो इसमें तो बताने की आवश्यकता नहीं है, अधिकांश जनजातियों का संबंध आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलैड से ही है, तो इसका भी संबंध जो हो जाएगा आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलैड समूह से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, करमाली जनजाति की मातृभाषा क्या है। तो अगर इसकी हम लोग मातृभाषा की बात करें तो वो है आपका खोरटा। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। तो बताया जाता है कि करमाली जनजाति की जो मातृभाषा है वो है आपका खोरटा, और जो बोल चाल हेतु जो कुरमाली है या फिर करमाली जो है, दोनों एक ही है, कुरमाली बोलिए या फिर करमाली बोलिए, इस भाषा का यूज करते हैं इस जनजाति के लोग, लेकिन इनकी मातृभाषा है खोरठा। आगे देख लीजिए, जो कुरमाली या फिर जो करमाली भाषा है वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से ये संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, करमाली जनजाति के द्वारा बोल चाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अभी बताया गया था ये कुरमाली या फिर करमाली भाषा का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, कुरमाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है। तो हम सभी को पता है कुरमाली भाषा परिवार का जो संबंध है वो आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, झारखंड में कुरमाली जनजाति का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है। तो झारखंड में जो कुरमाली जनजाति का जो संकेंद्रण है वो सर्वाधिक तो आपका रामगढ़ में है, और अगर हम लोग महली जनजाति का देखें उसका सर्वाधिक आपका रांची में था, और कुरमाली जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण रामगढ़ में है। इसके अलावा हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, सिंहभूम और संथाल परगना वाले रीजन में भी ये छोटे छोटे कुछ कुछ मात्रा में देखने को मिलते हैं। ठीक ना, और ये जो जनजाति है वो आपका पाषाण युग से ही झारखंड के क्षेत्र में निवास कर रही है। ठीक ना, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपका करमाली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए है कि इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है, बिल्कुल सही बात है। इस जनजाति में पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है, तो ये भी सही बात है, मालिक कहा जाता है। ऑप्शन सी देख लीजिए, इस जनजाति में वधु मूल्य को पौन या फिर हदवा कहा जाता है, तो ये भी सही बात है, पौन या फिर हदवा जो है वो कहा जाता है इसमें। ठीक है ना, तो इन सभी को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा आप। ठीक है ना, अब देख लीजिए एक एक करके इसमें क्या क्या बात है। तो ये तीनों सही है, मतलब उपरोक्त जो सभी कथन जो है वो सही है। बताया जाता है कि जो कुरमाली जनजाति है इसका भी समाज जो है वो आपका परिसत्तात्मक है, और इसमें भी नातेदारी जो व्यवस्था है वो आपका हिंदू समाज के जैसा ही है। इस जनजाति में अगर देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि कुरमाली समाज में या कुरमाली जनजाति में महिलाओं की जो स्थिति है वो थोड़ा सा बेहतर है, सम्मानजनक इन लोगों को स्थान प्राप्त है। इस जनजाति में अगर देखें कुरमाली जनजाति में तो 7 गो गोत्र हैं, कछवार, कैथवार, संडवार, खालखोहार, करहर, तिरकी और सोना। ठीक है, ये सभी इसके गोत्र हैं। इसमें बताया जाता है कि इस जनजाति में गर्भवती महिला के जंगल जाने, चौखट पर बैठने, ग्रहण देखने, सांप देखने और अकेले नदी तालाब जाने पर प्रतिबंध होता है। ठीक है ना, तो ये सब समाज में कहाँ से आया है। अभी अभी हम लोग देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भवती महिला होती है, इसको घर के चौखट पे बैठने का अनुमति नहीं मिलता है, जंगल जाने का अनुमति नहीं मिलता है, ग्रहण देखने का अनुमति नहीं मिलता है, सांप को देखने का अनुमति नहीं मिलता है, अकेले कहीं नदी तालाब जाने का भी प्रतिबंध होता है। तो ये सभी हम लोग को जो है वो प्राचीन समय से ही देखने को मिल रहा है अभी भी। ठीक है ना, आगे देख लीजिए, गर्भवती महिला के मायके से उसके ससुराल में विशेष पकवान भेजा जाता है, जो अभी भी चल रहा है।
जिसे संघोरी कहा जाता है। क्या? तो इसको संघोरी कहा जाता है। और इस पकवान को सबसे पहले गर्भवती महिला खाती है, उसके बाद उसके परिवार के अन्य सदस्य जो है वो इसका सेवन करते हैं। फिर देख लीजिए, गर्भवती महिला का जो प्रसव दाई दाई के द्वारा करवाया जाता है। ये पहले भी चलता था कि जो इसका जो प्रसव है वो दाई के द्वारा किया जाता था, जिसे कुसरा इन कहा जाता है। क्या? तो उसको कुसरा इन कहा जाता है। इस जनजाति में नवजात बच्चे को लोहे की टांगी यानी कि एक औजार पर हिरन की सींग घिसकर चटवाया जाता है, जिसे लोहचट कहा जाता है। तो जो नवजात, जो नया नया बच्चा जो जन्म लेता है, उसको लोहे की टांगी यानी कि एक औजार होता है, उस पे हिरन का सींग घिसकर चटवाया जाता है, जिसको हम लोग लोहचट कहते हैं। और इस जनजाति में बच्चे के जन्म के बाद उसे माँ का दूध पिलाने से पहले बकरी का दूध पिलाने की प्रथा है। तो माँ का दूध नहीं पिएगा, पहले वो बकरी का दूध पिएगा। आगे देख लीजिए, कुरमाली जनजाति में आयोजित जो विवाह है, इसको बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें वधू मूल्य देकर विवाह किया जाता है। ठीक है ना? तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसमें और भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि आयोजित विवाह 2 प्रकारों से संपन्न होता है, जिसे वेद चढ़ी या फिर वेदी चढ़ी और वेद कढ़ी या फिर वैदिक कढ़ी के रूप में हम लोग जानते हैं। इसको भी आपको याद रखना है। ये क्या होता है क्या नहीं होता, उतना डिटेल से मत जाइएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो अभी बताया गया था कि इसमें जो है आपके टोटल 7 गोत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इनमें से कौन सा विवाह करमाली जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये अधिकांश जो है वो आपका आयोजित विवाह बहुत ज़्यादा फेमस होगा। सभी में आयोजित विवाह बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका गोलट विवाह, जिसको हम लोग विनिमय विवाह कहते हैं, उड्री विवाह, राजी खुशी विवाह, ढूक विवाह, घर जवाई विवाह, सांघा विवाह, ये सभी इसमें फेमस है। इसके अलावा इस जनजाति में विवाह संबंधी कार्यों का जो संपादन है वो पाहन यानी कि पुजारी के द्वारा ही किया जाता है। और इस जनजाति में जो वधू मूल्य है, वधू मूल्य को पोन या फिर उसी को ही हदुआ कहा जाता है। तो पोन या फिर हदुआ जो कहा जाता है वधू मूल्य को ही। ठीक है ना? फिर देख लीजिए, इस जनजाति में टूसू पर्व, अन्य नाम पीठा पर्व या फिर बड़का पर्व, ये प्रमुखता से मनाया जाता है। तो कुरमाली जनजाति का जो फेमस पर्व है वो है आपका टूसू पर्व। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो है वो सरहुल, कर्मा, सोहराई, नवाखनी, दशहरा, रामनवमी इत्यादि भी मनाया जाता है। ठीक ना? ये सभी भी इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 9, करमाली जनजाति में मनाए जाने वाले टूसू पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मीठा पर्व और आपका बड़का पर्व, इन दोनों के नाम से जाना जाता है, यानी कि उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो करमाली जनजाति का अगर हम लोग मुख्य पेशा देखें तो ये मेन काम क्या करते हैं? तो ये अगर मेन काम की बात करें तो ये एक दस्तकार या फिर शिल्पकार होते हैं, और ये शिल्पी वाला काम करते हैं। और इनकी जो परंपरागत पेशा है वो लोहा गलाना है और आपका औजार बनाना है। तो लोहा गलाना, औजार बनाना इनका जो है करमाली या कुरमाली जनजाति का मुख्य पेशा है। तो लोहार का कार्य ये ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। बाकायदा ये शिल्पकार भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, करमाली या फिर कुरमाली जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है, ये एक शिल्पकार जनजाति है, बिल्कुल सही बात है। यह जनजाति जो है वो अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जो जनजाति है लोह अस्त्र शस्त्र निर्माण में दक्ष होते हैं, बहुत ही ज़्यादा निपुण होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त दोनों कथन जो है वो आपका सत्य है। ठीक है? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, करमाली जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? ठीक है ना? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। तो इसके जो प्रमुख देवता है वो आपके सिंहबोंगा है, और गांव के बाहर साल वृक्ष पर रहने वाले देवता को कसमरिया कहा जाता है। ठीक ना? तो इनके जो फेमस देवता है वो है आपका सिंहबोंगा। इनके अलावा और भी कई सारे इनके जो है वो देवता वगैरह हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, करमाली जनजाति के पुजारी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे जो पुजारी है, पुजारी को पाहन या फिर पाहन या फिर नाया के नाम से जाना जाता है, यानी कि उपरोक्त दोनों। इसको भी याद रखिएगा। तो बताया जाता है कि गांव के बाहर
साल वृक्ष पर रहने वाले देवता को कसमरिया कहा जाता है। और दुवर्सिनी देवी ये कुंवारी देवी है जिन्हें सफ़ेद पाठी या फिर सफ़ेद चंगना जो कि मुर्गी का बच्चा होता है वो उसकी बलि दी जाती है। और तपावन में हड़िया दारू चढ़ाने का रिवाज है और इसके पुजारी को पाहन या फिर नाया कहा जाता है। और इस जनजाति में घरों में देव स्थल का प्रबंध होता है, यानी कि घर में ही घर के कोना में ही एक देवी देवताओं का एक पूजा बना दिया जाता है, स्थल बना दिया जाता है जिसे सीरा पीड़ा कहा जाता है। और इस जनजाति में ओझा भी पाया जाता है जिसके पवित्र स्थान को देवकरी कहा जाता है, ठीक ना। और इस जनजाति में जो काला जादू करने वाला व्यक्ति होता है उसको गुनिया कहा जाता है। गुनिया बोलते हैं ना, बहुत गुनी व्यक्ति है तो उसको बोला जाता है गुनिया। और इसके अलावा देख लीजिए, इस जनजाति में मृत्यु के बाद शव को सामान्यतः दफनाया जाता है, परंतु कहीं कहीं शव को जलाने की भी जो है वो प्रथा विद्यमान है। इसके अलावा देख लीजिए आपका जो है वो दामोदर नदी में बहाने वाला ये सब काम तो हम लोग देख ही चुके हैं, ठीक ना। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, करमाली जनजाति में ओझा के पवित्र स्थान को क्या कहा जाता है? तो वो जो है आपका देवकरी कहा जाता है, देवकरी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि करमाली जनजाति के लोग इनमें से किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका दामोदर नदी को ही बहुत ही ज़्यादा ये लोग पवित्र मानते हैं और दामोदर नदी में ये लोग बहाते हैं अपना सब कुछ, ठीक ना। तो बताया जाता है कि इस जनजाति के लोग दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानते तथा इसी नदी के किनारे दाह संस्कार का जो कार्य है वो संपन्न कराया जाता है। और यदि किसी शव का दाह संस्कार दूसरी नदी के किनारे किया गया तो उसकी अस्थियाँ दामोदर नदी में आकर प्रवाहित की जाती है। और इस जनजाति में किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में महिलाओं को शामिल होने पर कोई भी निषेध नहीं है, मतलब वो लोग भी जा सकती है। सामान्यतः अन्य जनजातियों में महिलाओं को अंतिम संस्कार में शामिल होने का निषेध देखने मिलता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद दशकर्मा के दिन कई प्रथाओं का पालन किया जाता है, जैसे कि छोकर ढुकाना, कांध काठी उतारना, पितर मिलौनी बलि देना इत्यादि। इस जनजाति में मृतकों की आत्मा को पुकारने हेतु एक विशेष कर्मकांड का आयोजन किया जाता है जिसको हम लोग चाई भितारक कहते हैं। बोलते हैं ना छाइया छाई भितराया, तो उसको यहाँ बोला जा रहा है चाई भितारक, ठीक है। तो सोचिए हम लोग का जो है नियम कानून सभी पुराने ज़मानों से कितना ज़्यादा मिलता जुलता है, ठीक ना। तो ये जो था आपका करमाली या फिर कुरमाली जनजाति के बारे में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो कुरमाली जनजाति के बारे में भी आपका जो है वो सारा जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया है। और अब हम लोग आज का नया टॉपिक जो है वो आपका ये क्या बोलते हैं बैगा जनजाति है। अब हम लोग बैगा जनजाति के बारे में देखते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग आपका महली जनजाति के बारे में पढ़े, फिर आपका कुरमाली जनजाति के बारे में पढ़े, अब हम लोग बैगा जनजाति के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बैगा जनजाति के बारे में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि इस जनजाति के लोग पेड़ पौधों के अच्छे जानकार होते हैं। तो बताया जाता है इसमें क्या, देख लीजिए। बैगा जनजाति के बारे में बताया जाता है कि ये वैद्य कार्य में, तंत्र मंत्र में, इन सभी कार्यों में ये निपुण होते हैं। तो वैद्य कार्य यानी कि जड़ी बूटी ये सब बहुत ही अच्छे खासे जानते हैं। तो किस जनजाति के लोग पेड़ पौधे के अच्छे जानकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बैगा जनजाति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, झारखंड में बैगा जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? तो आपका इसके बारे में सुन लीजिए। सबसे पहले बैगा झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्रीवियस ईयर में। तो बोला जाएगा कि झारखंड की कौन सी जनजाति उपेक्षित जनजाति है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बैगा जनजाति। उसके बाद देख लीजिए, इस जनजाति का जो संबंध है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड परिवार से है। और इस जनजाति के जो लोग हैं वो बोलचाल के लिए सदानी भाषा यानी कि नागपुरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, झारखंड में आगमन से पहले इस जनजाति का निवास स्थान कहाँ था? तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश था। और इनका जो संकेंद्रण है वो चतरा में सर्वाधिक है। उसके बाद पलामू प्रमंडल, रांची, हजारीबाग, गुमला, सिंहभूम इत्यादि में भी ये लोग रहते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए कि बैगा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है यानी कि सत्य है। ऑप्शन 1 है
कि यह झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है। ये आपका PYQ में पूछा भी गया है, बिल्कुल सही बात है। बैगा का सामान्य अर्थ पुरोहित होता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर जो बैगा कि अगर हम लोग अर्थ देखें, इसका मीनिंग देखें, तो बैगा का अर्थ क्या होता है? सामान्य पुरोहित होता है। और अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी देखें कि बैगा जनजाति के रीति रिवाज जो है वो खरवार जनजाति के समान ही है, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी जो रीति रिवाज है वो आपका खरवार जनजाति के समान भी देखने को मिलता है। फिर बताया जाता है कि जो रिजले जो है, रिजले ने बैगा जनजाति को जादूगर और इंद्रजाल करने वाला इस नाम से जो है वो संबोधित किया है। और बैगा जनजाति में संयुक्त परिवार की व्यवस्था हम लोग को देखने को मिलती है। और बैगा जनजाति में जो समाज है वो आपका पितृसत्तात्मक होता है। और बैगा जनजाति में कोई भी गोत्र नहीं पाया जाता है, बल्कि जनजाति में 7 गो शाखा देखने को मिलता है, जैसे कि भरोटिया, नरोटिया, बिंजवार, रायमेना, कठमैना, कोंडमान तथा गोंडमैना। इनमें से नरोटिया, भरोटिया, बिंजवार और बिंजवार के बीच रोटी बेटी का संबंध होता है। ठीक ना, ये भी याद रखिएगा, ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसके बारे में भी बताया जाता है कि जो आपका बैगा जनजाति है, इसका जो रीति रिवाज है वो पूरी तरीके से किसके जैसा है? तो वो आपका खरवार जनजाति के ही जैसा है। और इस जनजाति के जो लोग हैं वो आपका टेबू यानी कि निषेध का विशेष रूप से पालन करते हैं, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए इसका बहुत ज़्यादा पालन करते हैं। जैसे कि इस जनजाति में नवा पर्व संपन्न हुए बिना लोग अन्न या फिर मौसमी फल ग्रहण नहीं करते हैं। इस जनजाति में खाट की लंबाई आदमी की लंबाई से कम होती है, परंतु अर्थी की लंबाई आदमी की लंबाई से अधिक होती है। बताओ, जीते जी वो छोटा खाटी में सोएगा और मरने के बाद वो लंबा खाटी में जाएगा। फिर देख लीजिए, इस जनजाति में रविवार को खेत जाना वर्जित है। और इस जनजाति के लोग बाल नहीं काटते हैं, बल्कि लंबे बालों को सर के पीछे बांधकर चोटी बांधते हैं। और देख लीजिए, इस जनजाति में ये मान्यता प्रचलित है कि पूर्वज बच्चे के रूप में पुनः जो है वो जन्म लेते हैं। और बताया जाता है कि इनमें जो गर्भवती महिलाओं का जो विशेष ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो बताया जाता है जो हमारे पूर्वज है वो फिर से बच्चे के रूप में जन्म ले रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए, इस जनजाति में बच्चे का जो जन्म है वो घर पे ही कराया जाता है, तथा बच्चे का जो नामकरण है वो पिता या फिर मामा के द्वारा किया जाता है। और इस जनजाति में अपने समूह में ही विवाह किया जाता है, तथा विभिन्न प्रकार के इसमें विवाह जो है वो आपका प्रचलन में देखने को मिलता है। जैसे आपका मंगनी विवाह, जो कि आयोजित विवाह के समान ही है, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और इस विवाह में बाराती जो है वो बिल्मा नृत्य करते हैं। यहाँ पे बाराती आते हैं और एगो डांस करते हैं बिल्मा नृत्य। इसी में फिर और भी है लाम सेना विवाह, जो कि सेवा विवाह के समान है। पैठुल विवाह, जो कि ढुकू विवाह के समान है। उठावा विवाह, जो कि राजी खुशी विवाह के समान है। और चोर विवाह अपहरण विवाह के समान है। और उघाड़िया विवाह, जो कि विवाहिता स्त्री अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह कर लेती है, वो उसको बोलते हैं उघाड़िया विवाह। इसके बाद देख लीजिए, इस जनजाति में आपका वधु मूली की भी परंपरा देखने को मिलती है। और इस जनजाति में विधवा विवाह तलाक विवाह का भी प्रचलन है। यद्यपि तलाक को इस जनजाति के लोग अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक ना, इसको भी याद रख लीजिएगा आप। फिर देख लीजिए, इसी में बताया जाता है कि आपका कि कर्मा नृत्य इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। झरपट, बिमला आदि ये सभी भी इनके नृत्य देखने को मिलते हैं। और इस जनजाति के लोग जो है पुरुषों के द्वारा दसन या फिर सैला नृत्य किया जाता है, और स्त्रियों के द्वारा रीना नृत्य किया जाता है। ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा। और इस इनके इनके वर्ष का जो इनके वर्ष का जो प्रथम पर्व है वो है आपका चरेता, जो कि बच्चों को बाल भोज देकर मनाया जाता है। ठीक है, चरेता पर्व। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ये बहुत बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है कि जो बैगा जनजाति का जो सामुदायिक पंचायत का जो मुखिया है वो आपका मुकद्दम कहलाता है। क्या? तो आपका मुकद्दम कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इनमें से कौन सा बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो कौन है इसका प्रमुख नृत्य? तो प्रमुख नृत्य की बात करें तो वह है आपका कर्मा। इसके अलावा और भी नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, बैगा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इस जनजाति में एकल परिवार की जो है व्यवस्था पाई जाती है, ये गलत बात है। एकल परिवार नहीं बल्कि संयुक्त परिवार की व्यवस्था देखने को मिलती है।
इस जनजाति में पुरुषों के द्वारा दर्शन या फिर सैलर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। और इस जनजाति में महिलाओं के द्वारा रीना नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, ये सही है। तो अगर असत्य कथन की बात की जा रही है तो वो है ऑप्शन नंबर 1 गलत है। यहाँ पे एकल परिवार नहीं बल्कि संयुक्त परिवार की जो है वो व्यवस्था देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम पर्व कौन है? तो वर्ष का प्रथम पर्व जो है वो आपका चरेता है, और इसमें छोटे छोटे बच्चों को जो है वो भोजन करवाया जाता है इस पर्व में, ठीक ना। और बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि चरेता पर्व के दौरान क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, गांव में सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को बाल भोज करवाया जाता है, ये सही बात है। 11 कन्याओं को भोजन किया जाता है, ये गलत बात है। गांव के वृद्धों को भोजन करवाया जाता है, ये गलत है। इसमें बच्चों को बाल भोज करवाया जाता है चरिता पर्व में, किसमें? तो आपका बैगा जनजाति में, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे देख लीजिए, बैगा जनजाति में 9 साल में एगो पर्व मनाया जाता है जिसको रस नावा कहा जाता है, और इस जनजाति के लोगों के द्वारा फाग यानी कि मार्च में, बिदरी जून में और हरेली अगस्त में, नवभोज सितंबर में, दशहरा दिवाली और सरहुल आदि पर्व भी मनाया जाता है। और इस जनजाति की जो महिलाओं का परंपरागत जो पहनावा है वो है आपका लुंगरा यानी कि रंगीन कपड़ा, तथा वह कंधे पर मोटा सूती कपड़ा लपेटती है जिसको हम लोग कपची कहते हैं, एक प्रकार के ये ब्लाउज कहा जाता है। और इस जनजाति की महिलाएं नाक में कोई गहना नहीं पहनती है तथा इनमें गोदना गोदवाने का प्रचलन भी देखने को मिलता है। और हम लोग देखें बैगा जनजाति के बारे में, तो इनका जो प्रमुख पैसा है वो आपका वैद्य कार्य और तंत्र मंत्र यही सब करते हैं इन लोग, ठीक ना। और ये लोग जो है वो आपका आपका जो है वो जड़ी बूटी ये सब में बहुत ही ज़्यादा निपुण होते हैं। इसके अतिरिक्त ये खाद्य संग्रह और मजदूरी का भी काम करते हैं। और ये जनजाति के जो लोग हैं बैगा जनजाति के लोग, वो पेड़ पौधे जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं तथा इनसे वो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ का भी निर्माण करते हैं। और इस जनजाति के जो लोग हैं वो खेतों में हल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक ना, क्योंकि उनकी मान्यता है कि हल से धरती माँ की छाती पर आघात होता है जिससे उन्हें पीड़ा होती है, इसलिए वो हल का प्रयोग करते ही नहीं है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। और फिर देख लीजिए, बैगा जनजाति का जो प्रधान देवता है वो है आपका बड़ा देव, जिसका निवास जो है वो साल या फिर सखुआ वृक्ष में माना जाता है। और बड़ा देव को ही सृष्टिकर्ता माना जाता है, यानी कि सृष्टि का ये माना जाता है। फिर देख लीजिए, अन्य देवताओं की अगर बात करें तो आपका ठाकुर देव है, रात माई, नारायण देव, आजी दत्ती, धरती माता, ये सभी इसके जो है प्रमुख देवता है। फिर बताया जाता है कि इस जनजाति में अगर सबसे पवित्र पशु कोई है तो वो है आपका गाय में, जैसे बाघ है, तो बैगा जनजाति में सबसे पवित्र अगर पशु कोई है तो वह है आपका बाघ। जैसे कि हिंदू धर्म में क्या है आपका सबसे पवित्र पशु, वो है गाय। उसी तरह बैगा जनजाति में सबसे पवित्र पशु क्या है, बाघ है। और इस जनजाति के लोग जादू टोना करने में और देवी देवताओं को प्रसन्न करने में कुशल माना जाता है, जिसके कारण धार्मिक कार्य संपन्न कराने हेतु लोग इनसे संपर्क भी करते हैं। तो कभी कभी धार्मिक काम कराने के लिए भी इनसे लोग मिलते हैं, जादू टोना काम करवाने के लिए भी, पूजा पाठ करवाने के लिए भी जो है वो इनसे सभी लोग जुड़ते हैं। फिर देख लीजिए, इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वो जादू टोना में विशेष रूप से दक्ष मानी जाती है। और इस जनजाति में शवों को दफनाने तथा जलाने की दोनों की जो प्रक्रिया विद्यमान है। आगे देख लीजिए, इस जनजाति की धर्म गाथा का जो ध्वज दंड है वो है आपका भीमसेन के नाम से जाना जाता है। फिर बताया गया था कि बैगा जनजाति का जो सामुदायिक जो पंचायत है उसका जो मुखिया है वो मुकद्दम कहलाता है, और मुकद्दम का सहयोगी होता है सयाना या फिर सिख, ठीक ना, वो उसका सयाना और सिख कहलाता है। इसके अलावा देखिए, पंचायत का एक संदेश वाहक होता है जिसको चारी चारीदार कहते हैं, क्या कहते हैं, चारीदार कहते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि बैगा जनजाति में 9 वर्षों पर इनमें से किस पर्व का आयोजन किया जाता है? तो वह है आपका रस नावा पर्व का जो है वो आयोजन किया जाता है। रस नावा पर्व का, किसका? तो आपका रस नावा पर्व का आयोजन किया जाता है 9 साल में। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो वैद्य है, और इसका तंत्र मंत्र इसका जो है वो प्रमुख काम है, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बैगा जनजाति की सर्वप्रमुख देवता है? सर्वप्रमुख अगर देवता की बात करें तो सबसे प्रमुख देवता कौन है इन लोगों का? तो वो जो है प्रमुख देवता जो है वो बड़ा देव है। कौन है? बड़ा देव है।
आपका बड़ा देव जो है वो आपका सबसे प्रमुख देवता है बैगा जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। बैगा जनजाति अपने प्रधान देवता यानी कि बड़ा देव का निवास स्थान किसको मानते हैं? तो साल और जो आपका सखुआ का वृक्ष है इसमें इनका निवास स्थान मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, जो कि आज के हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बैगा जनजाति के लोग इनमें से किस पशु को बहुत पवित्र मानते हैं? तो बाघ जो पशु है, बाघ को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। जैसे हिंदू लोग गाय को बहुत पवित्र पशु मानते हैं ना, सेम उसी तरह बैगा जनजाति के जो लोग हैं वो बाघ को बहुत ही पवित्र मानते हैं, पवित्र पशु मानते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो आपका बैगा जनजाति के बारे में भी जो है जितना भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी था वो आपका कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं। तो हम लोग जो है अभी तक हम लोग अगर देखें आज की क्लास में हम लोग 3 जनजातियों के बारे में पढ़े। एक है महली जनजाति के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग जो है वो आपका कुरमाली जनजाति के बारे में पढ़े, और उसके बाद जो है हम लोग बैगा जनजाति के बारे में पढ़े। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आपका टोटल 11 गो जनजाति आपका कंप्लीट हो गया है। अगर 11 जनजाति हम लोग देखें तो 11 जनजाति आपका कंप्लीट हो गया है, और हम लोग को 33 गो जनजाति तक हम लोग को जाना है। तो 22 गो जनजाति और आपका बचा हुआ है, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा 22 गो जनजाति, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग देखें तो टोटल 11 मतलब ये 11 गो जनजाति कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन कंप्लीट कर चुके हैं? अगर हम लोग एक बार टू डू लिस्ट देख लिए तो कौन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग पहला नंबर है आपका संथाल जनजाति, दूसरा है उरांव जनजाति, तीसरा है मुंडा जनजाति, चौथा है आपका हो जनजाति, पांचवा है आपका खरवार जनजाति, छठा है आपका खड़िया जनजाति, सातवां है आपका लोहरा जनजाति, आठवां है आपका भूमि जनजाति, नौवां है महली जनजाति, 10वां है करमाली जनजाति, और 11वां है आपका बैगा जनजाति। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो टोटल 11 गो जनजातियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम लोग को जाना है 33 गो जनजाति तक, ठीक है ना। तो टोटल कितना बचा है? 22 गो जनजाति आपका बच रहा है, और ये 22 गो जनजाति जो है वो बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग खोंड जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। खोंड जनजाति, बथुड़ी जनजाति और किसान जनजाति के बारे में। तो खोंड जनजाति, बथुड़ी जनजाति और किसान जनजाति जो है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।